अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क ज़ोन। आज हम CS 302 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे नंबर्स की रेंज क्या होती है और ओवरफ्लो से क्या मुराद है कि अगर हमारे नंबर वैल्यूज़ जो हैं वो ओवरफ्लो करती हैं तो इससे क्या मुराद है। तो बात इस तरह है कि अगर हमारे नंबर्स की एक ख़ास रेंज होती है कि ये यहाँ से यहाँ तक नंबर्स हैं, अगर उन नंबर्स को उस रेंज से ज़्यादा कर दिया जाए तो उसे हम ओवरफ्लो का नाम देते हैं। वो कहता है द वैल्यू डेट एक्सीड द स्पेसिफाइड रेंज कैन नॉट बी करेक्टली रिप्रेजेंटेड एंड आर कंसिडर्ड एज ओवरफ्लो वैल्यूज़। यानी कि एक वैल्यू को जब स्पेसिफिक रेंज से एक्सीड कर दिया जाए तो उसका आंसर जो है वो करेक्ट नहीं आता और उसको जो है हम ओवरफ्लो वैल्यूज़ कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, मसलन हम कंसिडर करते हैं कि बाइनरी वैल्यूज़ जो हैं वो अगर हम 3 बिट वैल्यूज़ लेते हैं तो 3 बिट वैल्यूज़ के अंदर 3 नंबर होते हैं, तो 3 नंबर जो हैं वो मैक्सिमम 7 को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि हम 3 बिट के अंदर 8 को स्टोर करें या फिर ये जो 7 लिखा हुआ है इसके अंदर 1 प्लस कर दें तो ऐसा होगा कि ये जो है फिर इसका आंसर गलत हो जाएगा। और जब इसका आंसर गलत होगा तो फिर हमारी जो हम कहेंगे कि जो वैल्यू है हमारी वो ओवरफ्लो हो गई है। देखिए ये मैक्सिमम 7 को स्टोर किया हुआ है इसने, 333 का मतलब है कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू स्टोर है। अब इसमें जब हम 1 प्लस करेंगे तो आपको पता है कि 1 और 1 जो है ये यहाँ 0 आ जाएगा और इधर 1 और इस तरह ये 0 1 और 0 और फिर इधर आ जाएगा 1। ठीक है, तो क्योंकि हमारा 3 बिट वैल्यू है तो हम इन 3 वैल्यूज़ को उठाएंगे तो इसका मतलब तो बनेगा 0। तो इसका मतलब है कि हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए था, 7 में 1 प्लस किया है तो आंसर हमारा 8 होना चाहिए था, लेकिन आंसर क्या आया है 0। इसका मतलब है कि हमारी वैल्यूज़ ओवरफ्लो हो गई हैं जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत हो गया। इसी चीज़ को ये यहाँ पे बता रहा है। नीचे उस कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, कहता है कि अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं, ये नंबर भी पॉजिटिव नंबर है और ये नंबर भी पॉजिटिव नंबर है। कैसे पता चल रहा है हमें ये पॉजिटिव नंबर है? हमने कहा था कि अगर स्टार्ट में 0 लगा हो तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव नंबर है और अगर स्टार्ट में 1 लगा हो तो उसका मतलब है वो नेगेटिव नंबर है। अब ये देखें, ये भी पहले वाला भी पॉजिटिव नंबर है और नीचे वाला भी पॉजिटिव नंबर है, तो 2 पॉजिटिव नंबर को प्लस करने से नेगेटिव नंबर का आंसर कैसे आ सकता है? ठीक है ना, ये देखें ये 1 ऐसे नीचे आ गया, ये भी 0 आ गया, ये 2 1 थे तो 1 को 1 से प्लस किया 0 और 1 इधर कैरी आ गया और ये 1 इधर आ गया, तो अभी यहाँ पे 0 आ गया, 1 आ गया, तो इसका मतलब है कि ये हमारी माइनस में वैल्यू आ गया है। तो 2 पॉजिटिव नंबर को प्लस करने से नेगेटिव आंसर तो नहीं आ सकता, तो इसका मतलब है ये हमारी वैल्यू जो है ये ओवरफ्लो कर गई है। इसी तरह ये नीचे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे ये है हमारे पास एक इसमें भी अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास आंसर जो आया है वो हमारे पास नंबर जो थे वो 4 बिट थे और आंसर 5 बिट में आया है। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो तो 4 बिट को ही उठाएगा और जब वो 4 बिट को उठाएगा तो हमारा आंसर ज़ाहिर है गलत हो जाएगा क्योंकि 1 बिट पीछे रह जाएगी। इस तरह ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो ये शो कर रही हैं कि ये हमारे इस तरह आंसर जो हैं वो गलत हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके अंदर हमारा जो डेसिमल है वो फ्लोट कर सकता होता है। जैसे अगर हम 2.87 लिख लें तो इसमें हम अपने डेसिमल को फ्लोट करवा सकते हैं, डेसिमल को यहाँ से यहाँ लेके जा सकते हैं। उसमें सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि हम इधर माइनस मल्टीप्लाई 10 लगा के उसकी कुछ पावर में एक्सचेंजिंग करते रहते हैं, लेकिन हम अपने डेसिमल को फ्लोट करवा सकते हैं। तो ऐसे नंबर जिनमें डेसिमल पॉइंट जो है वो फ्लोट करता है, पॉइंट हमारा फ्लोट करता है, उन्हें हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमने टोटल 24 लिख दिया जिसमें कॉर्नर में एंड पे लगा हो पॉइंट, उसको हम फ्लोटिंग पॉइंट नहीं कहते, लेकिन जिसके सेंटर में कहीं लगा हो पॉइंट उनको हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं। इसके अंदर यहाँ पे एक आपका जो MCQs है वो ये है कि द मैक्सिमम डेसिमल नंबर डेट कैन बी रिप्रेजेंट यूजिंग द 64 बिट undesigned representation is 2 power 64 minus 1 which is nearly equal to 1.84 into 10 power 19। तो वो कहता है कि आपका जो मैक्सिमम नंबर है जिसे 64 बिट अनसाइंड में रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो ये वाला है 2 की पावर 64 माइनस 1, और जिसे हम इस फॉर्म में भी जो तकरीबन इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपका क्विज आ सकता है, इसे आपने देख लेना है। फिर आपको वो कहता है कि द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन साइंटिफिक नोटेशन। ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सिस्टम जो है ये साइंटिफिक नोटेशन पर बेस करता है। साइंटिफिक नोटेशन आपको पता है वो जिसमें हम मल्टीप्लाई
10 लगा के उसकी पावर में कुछ लिखते हैं, ठीक है, वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होती है। तो आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सिस्टम जो है ये साइंटिफिक नोटेशन पर बेस करता है, और ये किस लिए होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है आपकी बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है विदाउट हैविंग टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ बिट्स। यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से आप नंबर ऑफ़ बिट्स को इंक्रीज़ किए बगैर बहुत बड़ी वैल्यू भी उससे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं और बहुत छोटी नंबर भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। ठीक हो गया। ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें रिप्रेजेंट की हुई हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाते हैं। यहाँ वो कहता है कि जब हम अपने किसी नंबर को स्टोर करते हैं, जो साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास नंबर लिखा हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास मल्टीप्लाई 10 की पावर की फॉर्म में लिखा होता है, जैसे 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 4, इस तरह हमारे पास नंबर लिखा हो। तो जो उन्हें हम सेव किस तरह करते हैं, तो हमारे पास जो है 3 हमारी मेमोरी समझ लें, या जहाँ पे हम अपने नंबर्स को स्टोर कर रहे होते हैं उसके 3 हिस्से बनाए होते हैं। पहला हिस्सा जो है वो 1 बिट का होता है जिसे एस कहा जाता है। ये देखें, ये सिंगल बिट का होता है, और इसके अंदर हम क्या सेव करते हैं, साइन सेव करते हैं कि हम ये जो पहली बिट है ये हमें बताती है कि हमारा जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर हम एस के अंदर 0 पुट करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारा जो आगे पूरा नंबर सेव है वो पॉजिटिव नंबर है, और अगर हम इसमें 1 पुट करेंगे तो इसका मतलब है कि जो हमारा नंबर सेव है वो नेगेटिव नंबर है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट जो है ये 8 बिट्स में होता है, ठीक है, इसकी 8 बिट मेमोरी होती है। ये आपके क्विज आ सकते हैं। ऐसा आपका 1 बिट होता है, एक्सपोनेंट आपका जो है वो 8 बिट होता है, और मेंटिसा आपका 23 बिट्स होता है, ठीक है। एक्सपोनेंट और फिर मेंटिसा मैंने आपको बता दिया कि वो आपका 23 बिट्स होता है, ठीक है। इसके अंदर आपकी जो नंबर की मैग्नीट्यूड है वो सेव होती है मेंटिसा के अंदर। इसके नीचे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ चलते हैं। यहाँ उन्होंने जो है ये देखें, आपको एक दिया हुआ है 15 डिजिट डेसिमल नंबर फॉर्मेट। उन्होंने एक फॉर्मेट बना दिया जिसके अंदर हम 15 डिजिट डेसिमल नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। उन 15 को उसने कैसे डिवाइड किया है कि 12 डिजिट उसने मेंटिसा को दे दिए हैं, 2 डिजिट उसने जो है वो एक्सपोनेंट को दे दिए हैं, और 1 डिजिट जो है वो साइन को दे दिया है। तो ये देखें, एक जो है वो साइन को, 2 हमारे एक्सपोनेंट को, और बाकी 12 जो है वो मेंटिसा को दे दिए हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, 15 डिजिट डेसिमल नंबर फॉर्मेट। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, देखें यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अगर हम चेक करें तो कहता है कि जैसे आपको ये एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि डेसिमल को उठा के फर्स्ट नॉन ज़ीरो से पहले ले जाते हैं। तो ये 6 के बाद आ जाएगा डेसिमल। तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह बन जाएगी, 6 पॉइंट आगे सारी वैल्यू आ जाएगी, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 क्यों, क्योंकि हमने पॉइंट से जहाँ पे पॉइंट को लेके गए उसके दरमियान 3 हमारे वो आ रहे थे नंबर्स, ठीक है ना। तो हमने 10 की पावर जो है वो 3 लिख दी है। अब हम इसे सेव किस तरह करेंगे, तो अगर हम चेक करें तो हमारे पास जो है ये देखें, यहाँ पे हम इसे सेव करके देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी कि हमारी मेंटिसा क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। आपने ध्यान से इस चीज़ को समझ लेना है। सबसे पहले आपने देखना है कि ये जो पावर है 10 के ऊपर, ये प्लस में है कि माइनस में। ये प्लस में है तो आपने यहाँ एस में प्लस पुट कर देना है। अब ये पावर क्या है, ये पावर आपका एक्सपोनेंट है, तो इसकी वैल्यू 3 है, तो एक्सपोनेंट के अंदर आप 3 पुट कर देंगे। तो अब मेंटिसा क्या है, इस ये जो पूरी वैल्यू है, इस वैल्यू में से अगर आप पॉइंट ख़त्म कर दें तो ये आपकी मेंटिसा है। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सबसे पहले है 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6, और फिर 9, उसके बाद हमारे पास 183, तो हम यहाँ पे 183 और फिर 1 और 2 और 5, ठीक है। तो ये हमारे पास मेंटिसा की वैल्यू आ जाएगी, और बाकी जो हमारे पास बचते हैं उनके अंदर हम 0 लिख देते हैं। ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको एग्जांपल समझा दी। नीचे एक और एग्जांपल है, उसे भी देख लेते हैं। ये देखें, ये आपके पास वैल्यू लिखी हुई है, ये उन्होंने वैल्यू लिखी है, और नहीं, ये मैंने आपको करवा दी है, ये नीचे वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो इस वैल्यू को उन्होंने जो है आपके पास सेव किया हुआ है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पावर 4 है, और 4 जो है वो प्लस की फॉर्म में है, तो उन्होंने ये वाला 4 जो है, ये मैंने आपको बताया था, ये आपका एक्सपोनेंट होता है, तो इसको उन्होंने एक्सपोनेंट की जगह पे लिख दिया है। और ये जो आपकी पूरी की पूरी वैल्यू थी, ये आपका मेंटिसा होता है, तो इसे उन्होंने यहाँ मेंटिसा में पुट कर दिया है। क्योंकि ये वैल्यू प्लस में थी तो यहाँ पे हमने
प्लस पुट कर दिया। तो अब यहाँ पे वो एक चीज़ शो कर रहा है, कहता है कि जो आपका 15 डिजिट है ये वाला जो फॉर्मेट है ये मैक्सिमम इस वैल्यू को सेव कर सकता है। तो ये आपने क्विज़ के हवाले से इसे देख लेना है। उसके बाद जो है कहता है कि रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव एक्सपोनेंट वैल्यूज़, यानी कि यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यूज़ लिख रहे थे, लेकिन कहता है कि जो 15 डिजिट वाला आपका ये फॉर्मेट है ये आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ को सेव नहीं कर सकता, अलाउ नहीं करता इनको। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि आपको फिर एक डिजिट इसमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा और आपके पास जो है वो 16 डिजिट वाला फॉर्मेट बन जाएगा। तो फिर उसमें आप नेगेटिव एक्सपोनेंट वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यही कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग ज़ीरो एंड इन्फिनिटी वैल्यूज़। कहता है कि ज़ीरो को हम कैसे शो करेंगे। ज़ीरो के लिए वो कहता है कि आप क्या करें कि जो आपका ये फॉर्मेट है ना इसमें आप क्या करेंगे कि जो भी आपके ये जो मेंटिसा है सारे मेंटिसा के अंदर आप ज़ीरो पुट कर देंगे। तो फिर आप एक्सपोनेंट की जगह चाहे कुछ भी पुट कर दें तो आपका जो ये पूरा नंबर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ज़ीरो को। कैसे, मतलब मेंटिसा आपकी वैल्यू है ना, अगर आप इन सब की जगह ज़ीरो पुट कर देते हैं तो एक्सपोनेंट की जगह आप चाहे कुछ भी पुट कर दें, आप अगर एक्सपोनेंट की जगह 4 भी पुट कर दें तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, इसका मतलब आंसर 0 ही आएगा। तो वो कहता है कि आप ज़ीरो को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखें। कहता है कि ज़ीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने क्या करना है कि मेंटिसा की सारी वैल्यूज़ आपकी जो हैं वो ज़ीरो होंगी और एक्सपोनेंट के अंदर आप कुछ भी पुट कर दें तो आपका ज़ीरो रिप्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन इन्फिनिटी वैल्यूज़ को हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि इन्फिनिटी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करवाने के लिए थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी होती है। क्या है कि उसके लिए हमें एक्सपोनेंट को सेट करना पड़ेगा। तो एक्सपोनेंट की अगर वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तो उस वैल्यू को हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो है ये हमारी इन्फिनिटी वैल्यू है, क्योंकि उसके हिसाब से वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। नेक्स्ट इन दो टॉपिक्स में कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बस ये इन्होंने कुछ जो है प्लस की एग्जांपल्स दी हुई हैं अरिथमेटिक की। तो उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर्स। हेक्साडेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? देखिए, हेक्साडेसिमल नंबर जो है ये हमारे पास बेस 16 नंबर सिस्टम होता है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास 16 नंबर्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। उसके बाद जो 17 नंबर है वहाँ से हम फिर रिपीटिंग करने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम अपने डेसिमल नंबर्स को देखें तो वो हमारे पास क्या होता है कि 0 से लेके 9 तक हमारे पास जो हैं वो यूनिक नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 9 तक। लेकिन जब इसके 9 के बाद 10 जो आता है तो वो फिर हम रिपीट करना 1 और 0 को मिला के हम 10 बना देते हैं, यानी कि इसके बाद हमारे पास यूनिक नंबर नहीं रहते। तो 0 ये हमारा जो है फिर 0 से 9 तक यूनिक नंबर होते हैं। इसी तरह हेक्साडेसिमल जो है इसके अंदर हमारे 16 नंबर्स जो हैं वो यूनिक नंबर्स होते हैं। तो ये नंबर आपके जो हैं 16 नंबर ये 0 से 15 तक होते हैं, यानी कि 15 नंबर वो और एक 0 वाला। तो 16 नंबर ये होते हैं, ये देखें आपके यहाँ से 0 से स्टार्ट होते हैं और ये कहाँ तक जाते हैं 15 तक। तो 0 से लेके 9 तक तो ये एज इट इज़ रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। ये देखें 0 जो हमारे पास नॉर्मल नंबर होता है वो हेक्साडेसिमल में भी 0 होता है, 1 भी 1 होता है, 2 वाला जो है वो 2 ही होता है, इस तरह। ठीक है, 9 तक तो वो बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन जो 10 होता है हमारा नॉर्मल डेसिमल में जो 10 होता है उसे हम हेक्साडेसिमल में ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो 11 होता है उसे बी से करते हैं। इसी तरह 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से। यहाँ तक ये हमारे नंबर होते हैं। 16 से आगे जो है फिर रिपीटिंग स्टार्ट हो जाती है, ये चीज़ इन्होंने यहाँ बताई हुई है। वो कहता है नेक्स्ट हायर वैल्यू डेसिमल 16 इज़ रिप्रेजेंट बाय अ कम्बिनेशन ऑफ 2 हेक्साडेसिमल डिजिट। तो इसके बाद क्या होता है कि 2 डिजिट्स के कम्बिनेशन के साथ हम अगली वैल्यूज़ को 16 से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें उन्होंने बताई होती कि कहता है कि जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है ये हमारे डिजिटल सिस्टम में इस्तेमाल नहीं होता, इज़ नॉट यूज्ड बाय अ डिजिटल सिस्टम। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ ये है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज़ फॉर और कन्वीनियंस टू लॉन्ग बाइनरी स्ट्रिंग्स इनटू अ शॉर्ट एंड कंसाइज फॉर्म।
यानी कि जो हमारे पास बाइनरी स्ट्रिंग्स होती हैं वो आपको पता है बहुत लंबी लंबी होती हैं, तो उनको कंसाइज, शॉर्ट और कंसाइज फॉर्म में लिखने के लिए हमें ये इंट्रोड्यूस करवाया गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये देखें, ये आपकी जो पूरी ये एक स्ट्रिंग है बाइनरी की, इसको आप सिर्फ डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो फिर ये आपके लिए कंसाइज हो गया ना, और शॉर्ट भी, तो इसी चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैंने आपको बता दी है स्टेटमेंट। इसके बाद हम आ जाते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, कि अगर हमें बाइनरी में एक नंबर दे दिया जाए तो हम उसे हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखें, हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने बाइनरी नंबर को लेना है। ये हमें एक पूरी स्ट्रिंग दे दी गई है बाइनरी नंबर की, इसको आपने क्या करना है कि 4-4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। राइट टू लेफ़्ट आपने स्टार्ट करना है और 4-4 हिस्सों में डिवाइड करते जाना है। तो यहाँ से जब हम करेंगे तो ये पहले 4, उसके बाद फिर जो है हमारे पास नेक्स्ट 4 ये वाले आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इस तरह आपने इन्हें जो है 4-4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो 4-4 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद आपके पास ये वैल्यूज़ इस तरह बनेंगी। तो ये यहाँ नीचे जो है ये 4-4 जो हमने हाईलाइट किए हैं, इन्हें यहाँ पे नीचे अलग से लिख दिया हुआ है अलग-अलग करके। अब आपने क्या करना है कि इन 4 की जो भी नंबर बन रहा है वो आपने उठा के लिख देना है। जैसे आप चेक करें कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ रहा है 1101, तो आप यहाँ अपने टेबल में आएँ और यहाँ अगर देखें तो 1101 कहाँ पे आ रहा था, तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है, जिसका क्या फॉर्म बनती है, डी, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है डी लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह आप सारे को चेक करते जाएंगे। ये 0110 का 6 बनता है तो वो लिख दिया। 1011 का मीनिंग जो बी होता है, तो हेक्साडेसिमल की वैल्यूज़ लिख देंगे, तो ये आपके पास जो बनेगा ये D6B96 ये वाली वैल्यू। तो ये आपके पास इस पूरे बाइनरी नंबर सिस्टम को हम सिर्फ इन 4-5 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास नीचे एक और एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, तो इसको भी हम जो है राइट टू लेफ़्ट 4-4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो इसमें एक प्रॉब्लम है जो उन्होंने यहाँ पे आपको बताई हुई है। ये देखें, ये 4 हिस्से हमने कर दिए, उसके बाद हम नेक्स्ट 4 को अगर पिक कर लें तो उसके बाद इन 4 को पिक करने के बाद हमारे पास सिर्फ एक डिजिट रह जाता है, 1। तो अब इस 1 को हम क्या करेंगे, हमारे पास तो 4 डिजिट होंगे बाइनरी नंबर के, तब ही हम उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने ये एग्जांपल दी हुई है। ये देखिए, ये पहले 4 उन्होंने लिख ली है, अगले वाले भी लिख लिए और उससे अगले भी लिख लिए। लेकिन अब ये वाला जो 1 है ये अकेला रह गया, तो इसके साथ हम बाकी 0 खुद पुट कर लेंगे। हमने इसे 4 डिजिट का बनाना है, तो उसके लिए हम 3 0 इसमें खुद पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास 0001 बन गया, जिसका हेक्साडेसिमल में 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह ये इनकी रिप्रेजेंटेशन हम टेबल से देख के लिख सकते हैं, और ये हमारे पास 1B06 की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमें हेक्साडेसिमल में वैल्यू दे दी जाए तो आप उसे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, हेक्साडेसिमल में दे दी जाए तो हम उसके टेबल से जो है देख सकते हैं। यानी कि ये देखें, एफ़ है हमारे पास, तो एफ़ किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, हम इधर अगर टेबल में आएँ तो एफ़ हमारा जो है ये एफ़ हमारा 15 को रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसका नंबर क्या है, 4 टाइम 1 है, 4 टाइम 1 है। तो हम यहाँ पे इसकी जगह जो है ये देखें 4 टाइम 1 लिख देंगे। इसी तरह डी जिस बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था वो लिख देंगे, और इस तरह जो है हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अगर आपको डेसिमल नंबर दे दिया जाए तो उसे आप हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके 2 मेथड है हमारे पास। एक हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है, और दूसरा हमारे पास जो मेथड है वो रिपीटेड डिवीजन बाय 16 मेथड है। तो इनडायरेक्ट मेथड क्या है कि आप सबसे पहले जो आपका डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर आपको दिया गया है ना, तो इसको आपने क्या करना है कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे, और फिर अपने बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये आपका इनडायरेक्ट मेथड है। इसमें बस आपने ये 2 स्टेप याद रखने के, सबसे पहले आपने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और फिर दूसरे स्टेप में आपने बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद हमारा आता है दूसरा मेथड, रिपीटेड डिवीजन बाय 16 मेथड। इस मेथड से हमने क्या करना है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने ऊपर रिपीटेड डिवीजन बाय मेथड किया था, जिसमें 2 के साथ हम डिवाइड करते थे। यहाँ क्योंकि 16 है, हेक्साडेसिमल की बात हो रही है, तो यहाँ हम अपने नंबर को 16 से डिवाइड करेंगे। तो ये बिल्कुल वैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे। ये देखें, यहाँ हम अपनी वैल्यू को लिखेंगे। जैसे हमारी वैल्यू है 2096, तो 2096 को यहाँ पे लिखेंगे,
और 16 पे डिवाइड कर देंगे। तो 16 पे डिवाइड करने से हमारे पास यहाँ आएगा 16 1 16, बाकी जो कैरी इधर चला जाएगा और 131 आपका आंसर आएगा। तो रिमाइंडर आपके पास 0 बचेगा। तो ये जो 131 है इसे आप यहाँ लिख देंगे और जो आपका रिमाइंडर बचा है उसे आप यहाँ लिख देंगे। फिर दोबारा आप 16 से करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 8 आएगा और आपके 3 रिमाइंडर बचेगा। तो आप 8 को इधर लिख देंगे और 3 आपका इधर आ जाएगा। इसी तरह आप दोबारा जब ये जो 8 है, यानी कि आप इसे 16 से नहीं कर सकते, तो इस 8 को इधर लिखेंगे, दोबारा 0 लिख के यहाँ पे आपका रिमाइंडर जो है वो कंप्लीट 8 ही आ जाएगा। ये देखें इस तरह। तो 16 को जो है वो आप 0 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 16 0 × 16 और आपका बाकी रिमाइंडर 8 जो है वो इधर आ जाएगा। तो ये 16 0 आपका इधर आ गया और 8 की वैल्यू इधर। नेक्स्ट हमारे पास है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, यानी कि अगर आपको हेक्साडेसिमल में वैल्यू दे दी जाए तो उसे आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ भी हमारे पास 2 मेथड है। पहला इनडायरेक्ट मेथड है, वो बिल्कुल वैसे है, हम उसे उल्ट कर देंगे। पहले हमने क्या कहा था कि डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से हेक्सा में। अब हम क्या कहेंगे कि हेक्सा से हम पहले स्टेप में हेक्सा से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और फिर दूसरे स्टेप में बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपका इनडायरेक्ट मेथड है। उसके बाद दूसरा मेथड है जो सम ऑफ वेट्स मेथड है। तो सम ऑफ वेट्स मेथड हमने किस तरह सॉल्व करना है, या क्योंकि ये हमारा जो है हेक्साडेसिमल ये हमारा 16 नंबर का है ना, तो हम क्या करेंगे कि ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, हम इन सबको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इस तरह इन्हें लिख लेंगे C × 16 और उसके बाद प्लस डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारी वैल्यू A है तो A को भी × 16 लिख लेंगे। उसके बाद 0 है तो फिर प्लस डाल के 0 को × 16 लिख लेंगे और इसी तरह जो है वो 0 × 16 और फिर प्लस डाल के 2 × 16। इस तरह आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है कि इस साइड से स्टार्ट करना है और 16 के ऊपर 0 से काउंटिंग लिखनी स्टार्ट कर देनी है। 0 और फिर इसके ऊपर 1 और ये 2 और ये 3, ठीक है। तो इस तरह आप वैल्यू लिखेंगे तो जो आपकी 0 वाली वैल्यू होती है वो तो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो वो हो जाएगा ख़त्म। तो अब आप जो है 16 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। 16 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा और 16 की किसी चीज़ की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। तो ये आपके पास जो है, अब आपने C की भी वैल्यू लिख लें। C की वैल्यू आपको पता है डेसिमल में 12 होती है, वो हमने टेबल में देखी थी। और A की वैल्यू जो है वो 10 होती है। और बाकी आप सारी वैल्यूज़ लिख के उन्हें मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई और प्लस करना है और आपका ये जो है आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है हेक्साडेसिमल की एडिशन और सब्सट्रैक्शन लिखी हुई है। तो यहाँ आ जाते हैं। यहाँ हमारे पास हेक्साडेसिमल की एडिशन है। ये हमें एक नंबर दिया हुआ है हेक्साडेसिमल का और दूसरा ये हेक्साडेसिमल का नंबर दिया हुआ है और क्या है कि इन्हें ऐड करके दिखाएं। तो चलें इन्हें ऐड करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, देखिए 5 और 6 और 5 है। तो 6 और 5 किसके इक्वल होते हैं, 11 के। तो आपको पता है कि जो 11 है 9 तक हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे। 10 जो है वो हमारा A को रिप्रेजेंट करता है और 11 B को। तो जब हमारा 11 B को करता है और 6 और 5 को प्लस करने से क्या आया 11, तो 11 की जगह हम लिख देंगे B। ठीक हो गया। अब हमारे पास है C और B। तो C की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए और B की भी, फिर ही हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर 11 B है तो इसका मतलब है कि C जो है वो 12 होगा। तो ये देखें C + B है तो C की वैल्यू जो है वो 12 हो जाएगी और B की 11 हो जाएगी। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आएगी वैल्यू 23। अब जो 23 है 23 हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो हमारा 16 तक नंबर्स है ना, 16 से आगे तो हम नहीं लिख सकते। तो अब हमारे पास आ गया 23। C और B को प्लस करने से क्या आ गया 23। तो अब हम क्या करेंगे कि 23 को 16 से डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा उसे हम नीचे लिख देंगे इसके आंसर वाली जगह पे, और जो हमारा ऊपर आंसर आएगा डिवाइड करने से उसे हम आगे कैरी दे देंगे। ठीक हो गया। तो इसके बाद जो है A की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 और 10 और 1 11 और 11 और 2 11 12 और 13 आया। और 13 हमको पता है कि 13 जो है वो D को रिप्रेजेंट करता है। तो 13 की जगह हम D लिख देंगे और 9 और 2 11 और 11 क्योंकि B को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 11 की जगह हम B लिख देंगे। इस तरह जो है आपका आंसर नीचे आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल जो है ये आपकी एडिशन होती है और सब्सट्रैक्शन भी। बस आपको उस टेबल को जहन में रखना है जो हमने ऊपर देखा था। उसके बाद नीचे सब्सट्रैक्शन पे आ जाते हैं। अब हमारे पास सब्सट्रैक्शन आ गया। तो सब्सट्रैक्शन में आपको पता है हम माइनस करेंगे तो 5 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, इसलिए हम इधर से कैरी लेंगे। तो
तो जब हमने 1 कैरी लिया तो ये हमारे पास क्या बन गए, 1 और 5। जब भी हम 1 कैरी लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मली तो ये होता है ना कि हम 1 कैरी लेते हैं तो ये हमारे पास 15 बन जाता है। अब ऐसा नहीं होगा, अगर 5 लिखा हुआ है तो 1 कैरी लेने का मतलब है कि हम एक दफ़ा इसमें 16 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब हमने 1 कैरी लिया तो इसका मतलब है 5 में हम 16 ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 21। तो 21 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 15 आंसर आएगा। और 15 आपको पता है f के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम f लिख देंगे। अब यहाँ पे क्योंकि जो b है, b तो पहले ही छोटा होता है उससे, और पहले हमने एक कैरी भी ले लिया है, तो b में से c को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ से 1 दोबारा कैरी लेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास a रह गया था ना, तो a के अंदर हम दोबारा 16 को प्लस करेंगे। a की वैल्यू क्या होती है, 10, और उसके अंदर 16 प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 26। 26 में से c यानी कि 12 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14, और 14 जो है वो e के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम e लिख देंगे। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो आप इसे दोबारा से सुनेंगे ना क्वेश्चन को, या स्लो स्पीड में करके सुन लें, तो आपको जो इजीली समझ आ जाएगी, या वो ग्राफ जो है वो अपने सामने रख ले। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने कर लिया हुआ है तो आप अपनी दूसरी डिवाइस से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 2 है, इसकी जगह पे आप हमारे पास 1 रह गया, और 1 में हम a प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है ये कुछ हाँ माइनस कर रहे थे ना, तो इसमें से माइनस नहीं कर सकते, हम दोबारा इधर से कैरी लेंगे। तो 1 के अंदर जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 17 कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो 17 में से a माइनस करेंगे, बाकी 7 आ जाएगा, और फिर यहाँ 8 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 रह जाएंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।